तो अब लेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास। राष्ट्रकूट, पाल एवं प्रतिहारों की राजनीतिक संरचनाओं का विकास। 750 से लेकर 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्षिण में जो बड़े बड़े साम्राज्य उत्पन्न हुए थे, ये थे पाल हुए थे। और पाल साम्राज्य जो 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत पर छाया रहा। प्रतिहार साम्राज्य 10वीं सदी तक पश्चिम भारत और गंगा की ऊपरी घाटी पर प्रभावशाली रहा। यहाँ पर मैंने एक चित्र जो है, मैप जो है, ये भी डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये वंश जो है ये हुए। तो यहाँ पर है ये गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे हैं आप। यहाँ पर पाल बंगाल में और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। तो इस तरह से राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्षिण पर शासन करता था। विभिन्न कालों में उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भी नियंत्रित करता रहा। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। वे अपनी समकालीन पूर्वोक्त 3 महाशक्तियों की तुलना में इतने दुर्बल थे कि उनके सामने हर विजेता के आगे नतमस्तक होने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। इसके विपरीत पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन 3 महाशक्तियों के बीच में कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इन तीनों महाशक्तियों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को नाम दिया गया ट्राई पार्टी स्ट्रगल, 3 त्रिपक्षीय संघर्ष। तो लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा, जिसमें कभी एक साम्राज्य विजयी रहा तो कभी दूसरा। तो इन्हीं साम्राज्यों की, इन्हीं वंशों की हम इस चैप्टर में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम दक्षिण भारत का ये जो राष्ट्रकूट वंश है, उसके बारे में सबसे पहले हम लेंगे। तो तीनों ही वंश लगभग एक ही समय में ये हुए। तो सबसे पहले राष्ट्रकूटों की बात आती है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का प्राचीन प्रसिद्ध राजवंश। इस वंश ने न केवल दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, बल्कि काफी समय तक उत्तरी भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। राष्ट्रकूट शासकों ने उत्तर भारत के प्रतिहार, पाल आदि वंशों के राजपूत शासकों को कई बार हराया। राष्ट्रकूट वंश के लोग किस जाति से संबंध रखते थे, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं। डॉक्टर फ्लीट राष्ट्रकूट उत्तर के राठौर वंशज थे, ये मानते हैं। बर्नेल आंध्र प्रदेश के द्राविड़ और रेड्डियों से संबंध मानते हैं। डॉक्टर आर जी भंडारकर राष्ट्रकूट वंश रट तुंग नामक एक राजा से संबंध रखता था। तो इस तरह अलग अलग जो है ये विद्वानों और इतिहासकारों के मत हैं। इसके साथ साथ यदि हम राष्ट्रकूट वंश के प्रारंभिक शासकों की बात करें तो प्रारंभिक राष्ट्रकूट नरेश का नाम नंदराज था। इसके पूर्वज छोटे छोटे स्थानीय अधिकारी थे। उसके शासन काल में ये वंश सामंत बन गया था और इसके पश्चात उसका पुत्र शासक बना। 650 से 670 तक शासन किया। इसके पश्चात इंद्र पृच्छक राज 670 से 690, गोविंद प्रथम 690 से 710, कर्क प्रथम 710 से 720 बारी बारी ये शासक बने। इनमें गोविंद प्रथम ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था और बड़ौदा के ताम्रपत्रों के अनुसार वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसका उत्तराधिकारी कर्क प्रथम वैष्णव धर्म को मानता था। तो सबसे पहला प्रसिद्ध शासक लेंगे हम इस वंश का इंद्र प्रथम 720 से 735 तक। कर्क की मृत्यु के पश्चात ये राष्ट्रकूट वंश का शासक बना। तत्कालीन ताम्रपत्रों से भी पता चलता है कि उसने चालुक्य राजकुमारी भगवाना से विवाह किया। क्योंकि वह चालुक्य राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले गया, इसलिए उनका यह विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। भगवाना शायद चालुक्य नरेश मंगलेश की पुत्री थी। 735 में इंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई। फिर बना दंती दुर्ग 735 से 756 तक, जिसने शासन किया। राष्ट्रकूटों का पहला शक्तिशाली शासक, उसने माही महानदी और रीवा नदियों के तट पर अनेक युद्ध किए। कांची, कलिंग, कौशल, मालव, लाट और टंक पर विजय प्राप्त की। उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया,
जिसमें गुर्जर वंशी राजा अन्य राजाओं को द्वारपाल बनाया गया। उसने चालुक्य राजा को पराजित किया। तत्पश्चात बल्लभी की विजय प्राप्त की। चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय और पुलिकेशन ने जब संयुक्त रूप से अरबों के विरुद्ध अभियान किया तो दंतीदुर्ग ने भी उनके साथ भाग लिया। इन तीनों ने अरबों को 738 ईस्वी में हराकर गुजरात से खदेड़ दिया। इस पर चालुक्य सम्राट इतना प्रसन्न हुआ कि उसने दंतीदुर्ग को पृथ्वी वल्लभ और खड्गावलोक की उपाधियां से विभूषित किया। दंतीदुर्ग ने 743 ईस्वी में कांची के विरुद्ध भी चालुक्यों का साथ दिया और पल्लवों को हराया। 747 ईस्वी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक अभियान शुरू हुआ। दंतीदुर्ग ने नंदीपुर के गुर्जर राज्य पर अधिकार करके उसकी बागडोर अपने भतीजे को सौंपी। 756 ईस्वी में उसकी जो है मृत्यु हो गई। फिर अगला शासक बना कृष्ण प्रथम। 756 से 77 ईस्वी 756 से लेकर 773 ईस्वी तक उसने शासन किया। ये शासक बना तो चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन को हराया। उसके बाद मैसूर में राज्य करने वाले गंग वंश को भी हराया और की राजधानी के ऊपर अधिकार किया। वेंगी पर आक्रमण करके अपने बेटे गोविंद को भेजा यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। युद्ध में सफलता प्राप्त की। कृष्ण प्रथम ने कोंकण तथा मध्य भारत के मराठी भाषी प्रदेशों पर भी अधिकार किया। वास्तव में कृष्ण प्रथम एक शक्तिशाली शासक था। उसने विजयों के साथ साथ अच्छा शासन प्रबंध भी स्थापित किया। उसने अलारा में एक शिव मंदिर बनवाया। मंदिर को चट्टान काटकर बनाया गया था। ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण प्रथम ने शुभ तुंग और अकाल वर्ष की उपाधियां धारण की। 773 में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा गोविंद द्वितीय। 773 से 780 तक शासन किया। ये बड़ा बेटा था गोविंद द्वितीय का। युवराज के रूप में उसने वेंगी के चालुक्यों को हराया था, लेकिन शासक बनने के पश्चात भोग विलास में डूब गया और परिणाम स्वरूप प्रशासन पर उसके छोटे भाई ध्रुव ने अधिकार कर लिया। लेकिन गोविंद द्वितीय जल्दी संभल गया और फिर से राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। 780 में ध्रुव ने विद्रोह कर दिया। गोविंद को हराकर स्वयं शासक बन गया। गोविंद ने प्रभूत वर्ष विक्रमालोक की उपाधि धारण की थी। फिर अगला बना ध्रुव। ध्रुव ने 780 से 793 तक शासन किया। उसने निरुपम, कलिवल्लभ, धरावर्ष, श्री वल्लभ की उपाधियां धारण की। पहला शासक ध्रुव ने सर्वप्रथम उन शासकों को हराया जिन्होंने उसके विरुद्ध गोविंद द्वितीय का साथ दिया था। उसने गंग के शासक श्री पुरुष को हराया, गंगवाड़ी को अपने राज्य में मिलाया। पल्लव शासक दंतीवर्मन के विरुद्ध अभियान किया, उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया। वेंगी पर अधिकार किया उसने। उत्तर भारत पर आक्रमण किया। उज्जैन के राजा वत्सराज को हराया और राजपूताना की ओर खदेड़ दिया। पाल वंश के धर्मपाल को हराया। कन्नौज तथा राष्ट्रकूटों का कन्नौज तक जो है राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। तो इस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला बना गोविंद तृतीय। 793 से 814 ईस्वी तक जिसने शासन किया। ध्रुव के पश्चात 793 में गोविंद तृतीय शासक बना। राज्य अधिकार को गंगवाड़ी के गवर्नर अर्थात उसके अपने बड़े भाई स्तंभ ने चुनौती दी। उसका समर्थन आसपास के शासकों ने किया, लेकिन बड़ी योग्यता से स्तंभ के नेतृत्व में 12 राजाओं के संघ को इसने हरा दिया। उसने अपने भाई के साथ उदारता का व्यवहार किया और उसे गंगवाड़ी का गवर्नर बने रहने दिया। गोविंद तृतीय ने गंग राजकुमार शिवमार जो राष्ट्रकूटों का बंदी था मुक्त करवाया। स्तंभ का साथ देने पर उसे पुनः पकड़कर कैद में डाल दिया। गोविंद तृतीय ने पल्लव शासक दंतीवर्मन को भी आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। उसने उत्तर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। प्रतिहार शासक नागभट्ट को बुंदेलखंड के पास हराया। कन्नौज के शासक चक्रयुत ने भी उसके समक्ष आत्मसमर्पण किया। बंगाल के शासक धर्मपाल ने भी गोविंद तृतीय की अधीनता को स्वीकारा। गोविंद उत्तरी भारत को जीतने में लीन था। उसी समय गंग, केरल, पांड्य
पल्लव शासकों ने धोखे से उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गोविंद तृतीय ने 802 ईस्वी में बुरी तरह से उनको पराजित किया। लंका के शासक ने भी डर कर उसकी अधीनता को स्वीकारा। गोविंद तृतीय को उसने 2 मूर्तियां भेजी, जिनमें एक उसके मंत्री की थी, दूसरी स्वयं की। गोविंद तृतीय ने एक मूर्ति को कांची के शिव मंदिर में रखवा दिया। तो राष्ट्रकूटों का सबसे शक्तिशाली शासक इसको माना जाता है। अगला है अमोघ वर्ष। 814 से 878 तक शासन किया। अमोघ वर्ष जिसने नृपतुंग, महाराजा शांड, वीर नारायण, अतिशय धवल की उपाधियां धारण की। गद्दी पर बैठते समय उसकी आयु थी लगभग 14 वर्ष की। शुरू में उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राज परिवार में फूट पड़ गई। इसका लाभ उठाकर गंगवाड़ी के शासक ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसी समय वेंगी शासक ने भी राष्ट्रकूटों पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात अमोघ ने 830 में विजयादित्य द्वितीय को हराया, वेंगी पर अधिकार किया। उसके बाद उसने गंग वंश को हराया। राष्ट्रकूटों और गंगों में 20 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसमें अमोघ वर्ष पराजित हुआ। उसने गंग शासक से संधि की। उसने अपनी पुत्री का विवाह गंग शासक से कर दिया। उसकी रुचि धर्म और साहित्य में थी। जैन धर्म के प्रति आकर्षित था, लेकिन हिंदू धर्म से भी सहानुभूति थी। महालक्ष्मी का उपासक था। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया, जिनमें उसके समय जिनसेन ने आदि पुराण, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह, शक्तायन ने अमोघ वर्ष वृत्ति और अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथों की रचना की, क्योंकि स्वयं भी उच्च कोटि का वो विद्वान था। राजधानी मान्यखेत या मलखेत उसके समय में थी। इसके बाद लेंगे अन्य शासकों के बारे में, जिसमें कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, अमोघ द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ तृतीय, कृष्ण तृतीय, खोतिक, कर्क द्वितीय, जिन शासकों ने शासन किया 878 से 973 ईस्वी के बीच में। जो कर्क द्वितीय था, ये था इस वंश का अंतिम शासक, और इसी के तहत ये माना जाता है कि ये जो अंतिम शासक था 973 में चालुक्य शासक तैल द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया, और इस तरह से राष्ट्रकूट वंश का अंत हो गया। तो राष्ट्रकूट वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश, उनका राजाओं का जो राज्य था, विशाल साम्राज्य था उनके समय में। इसी के साथ साथ कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी उनकी। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन में राजा था, जो कि विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण करता था। युवराज होता था। उसके पश्चात राजा का बेटा युवराज, ज्येष्ठ पुत्र को युवराज नियुक्त किया जाता था। मंत्री परिषद थी, विभिन्न विभाग थे। तो मंत्री परिषद जो थे के जो मंत्री थे वो राजा को सहायता देते थे। इसके अतिरिक्त आगे चलकर जो था ये राष्ट्रों में बंटे हुए थे। राष्ट्र प्रांतों को राष्ट्र कहा जाता था। मुखिया राष्ट्रपति होता था। फिर आगे थे विषय। कई विषयों में बंटे हुए थे ये राष्ट्र, और विषय का मुख्य विषयपति। लगभग 1000 से 4000 तक के गांव जो थे विषय में होते थे। और इसके पश्चात था भुक्ति। राष्ट्रकूटों के शासन काल में प्रत्येक विषय आगे भुक्तियों में बंटा था। भुक्ति का प्रधान भोगपति कहलाता था। भुक्ति में 50 से 70 गांव होते थे, और भोगपति का भुक्ति में वही कार्य होता था जो विषय में विषयपति का। फिर थे नगर। राष्ट्रकूट साम्राज्य में अनेक नगर थे, और नगर के प्रमुख अधिकारी को कोष्ठपाल या कोतवाल कहा जाता था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण शासन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की गांव, जिसमें ग्रामपति, ग्रामकूट, नगदा, वुंड इत्यादि जो थे ये गांव के मुखिया को कहते थे। उसकी सहायता के लिए एक लेखाकार होता था। मुखिया के अधीन एक सेना होती थी, जिसकी सहायता से गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाता था। इसके अतिरिक्त यदि उनकी वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो प्रमुख साधन था आय का भूमि कर, जिसको उद्रंग या भोग कर कहा जाता था, और कुल उपज का 5वां हिस्सा लिया जाता था। इसके अतिरिक्त खाने थी, जंगल थे, क्रय विक्रय, चुंगियाँ इत्यादि से भी राज्य को काफ़ी आय प्राप्त होती थी।
यदि हम सेना की बात करें तो सेना जो थी ये विशाल थी, क्योंकि आपने पढ़ा कि किस तरह से जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने आसपास के राजाओं को पराजित किया। तो वह काफ़ी बड़ी सेना थी। पैदल थे, हाथी थे, घुड़सवार थे, अरब देश से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए जाते थे। राष्ट्रकूटों की सेना लगभग 5 लाख के करीब थी। इसके अतिरिक्त यदि उनके धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में ज़्यादातर विश्वास रखते थे, शिव और विष्णु के उपासक। अभिलेखों से पता चलता है कि ये जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे, मोहरें भी चलाई। उनकी मोहरों पर विष्णु के वाहन गरुड़ योग मुद्रा में बैठे शिव के चित्र, यज्ञ किए अनेक। उन्होंने दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, तुलादान किया। तो इसी के साथ साथ जो पूजा के लिए मूर्तियों की स्थापना भी मंदिरों में करवाई, उन मूर्तियों की प्रतिदिन पूजा होती थी। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म और इसके अतिरिक्त जैन धर्म के जो मंदिर थे, जैन धर्म के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। लेकिन इस काल में बौद्ध धर्म की अवनति हुई। कला की बात करें तो कला का भी विकास हुआ। राष्ट्रकूट शासकों ने भारतीय कला को अनुपम भेंट प्रदान की। चट्टान काट कर बनाए गए एलोरा एलिफेंटा के पवित्र स्थल इसी काल के हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर द्राविड़ शैली के उत्कृष्ट नमूने, और इसी के साथ साथ पताड़ा कला के लोकेश्वर मंदिर गुफा में एक वर्गाकार गुफा में काटकर बनाया गया। तो ये इस समय के दौरान कला का भी विकास हुआ। मूर्ति कला के अंतर्गत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया। एलोरा के भैरव की मूर्ति कला की अपेक्षा एलिफेंटा की नटराज और सदाशिव की मूर्ति कला अधिक श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त मूर्तियों में इंद्र इंद्राणी की मूर्ति, लक्ष्मी दुर्गा, महिषामर्दनी नामक मूर्तियां भी बहुत ही विख्यात। एलिफेंटा में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गणेश, स्कंद, बुद्ध, अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों का निर्माण इस समय में किया गया। साहित्य का भी विकास हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने दरबार में बहुत से साहित्यकारों को संरक्षण दिया। जिनसेन, महावीराचार्य, शक्तायन नामक विद्वानों को संरक्षण दिया। अमोघ वर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान कवि राजमार्ग ग्रंथ लिखा, जो कन्नड़ कृति है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। जिनसेन ने आदि पुराण, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह, शक्तायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की। पंपा पोन्ना रन्ना उस समय के विख्यात कवि थे। उन्हें कन्नड़ काव्य के 3 रत्न कहा जाता है। तो ये था राष्ट्रकूटों के बारे में। बाकी आगे का जो है हमारा राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त पाल है, प्रतिहार है, इनके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।